हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है रोल ऑफ ग्रीन एंड कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ, सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो आज हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो ह्यूमैनिटी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमैनिटी को सस्टेन करने के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। पर आज के समय में अगर हम देखें तो ये नंबर जो है एक्सप्लॉइटेशन का वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, पर ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है वो यहाँ पर अनलिमिटेड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने लगते हैं। और सारे रिसोर्सेज अगर हम देखें तो रिन्यूएबल भी नहीं होते। जैसे कि आज हम कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, गैस की बात करें, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में टाइम लगता है। इसी वजह से आज के टाइम पर बहुत सारे रिसोर्सेज तो ऐसे भी हैं जो कि कंप्लीटली डिप्लीटेड हो चुके हैं या तो ruin हो चुके हैं। अब ये सभी रिसोर्सेज हमें चाहिए क्यों? बहुत सारे नेशंस क्या करते हैं कि अपने लोगों को अच्छे से लाइफ देने के लिए, मटेरियल वेलफेयर करने के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लार्ज नंबर्स में। पर पास्ट फ्यू डिकेड्स में देखा गया कि ये सारी अचीवमेंट्स जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके पा रहे हैं, उनका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। आजकल के जो डेवलपमेंट पैटर्न्स हैं वो वर्ल्ड को इकोलॉजिकल सुसाइड की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब वर्ल्ड एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर उसे खत्म करता जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डिमांड उठती है कि हम अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएं जिसकी की वजह से इंसानों का भी डेवलपमेंट हो जाए और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, तो यहाँ पर बात आती है ग्रीन टेक्नोलॉजीज की। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं क्या? ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस को हम लें, उनका प्रॉपर एनालिसिस करें और एक ऐसी ब्रांच निकालें, ऐसी टेक्नोलॉजी निकालें जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का ट्राई करें, जिससे की वजह से जो हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटी की जो भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे, उनके एडवर्स इम्पैक्ट्स को कहीं ना कहीं हम मिनिमाइज कर सकें। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पर एक बहुत ही सफिशिएंट मीन्स की तरह यहाँ पर उभर के आ रहा है फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज का जो चलन है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज ये भी मदद करती हैं कि हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें थ्रू इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी, रिसोर्सेज हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही पाएगा। इसी की वजह से ग्रीन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर देखने को मिलती है वो है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जो कि कभी भी डिप्लीट नहीं होते, और इनोवेटिव तरीके से हम यहाँ पर इनको जनरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सोलर एनर्जी का यूज़ करती है, विंड एनर्जी का यूज़ करती है, तो सोलर और विंड एनर्जी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती इस प्लेनेट पे। तो इसी को देखते हुए कुछ यहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजीज को डिज़ाइन किया जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो भी इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज नेचर को बैलेंस करने में भी मदद करती हैं, क्योंकि ह्यूमन नीड्स को तो फुलफिल करती ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें टाइम लगता है बनने के लिए दोबारा, उन्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल तो करते ही हैं, साथ ही साथ आगे आने वाली जो जनरेशन हैं, जो फ्यूचर है, उसमें भी इनका बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये सब हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो आप सबसे पहले देखते हैं ग्रीन एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मीनिंग क्या है। तो इन सभी के मीनिंग्स को जानने से पहले हमें टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी refers to the collection of techniques, skills, methods, tools, raw materials, and processes
यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी स्किल्स, मेथड्स, टूल्स या रॉ मटेरियल्स का हम यूज करें, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि इन सभी का यूज करके हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नाम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एप्लाइड नॉलेज का भी एक रिजल्ट आता है ह्यूमन माइंड का। ठीक है। टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड डू थिंग्स मोर इंटेलिजेंटली। तो यहाँ हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है, उससे होता क्या है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं, अपने कामों को वो अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब आता है टेक्नोलॉजी में। तो जो करंट फेज चल रहा है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, वो इस तरीके से चल रहा है कि आज के टाइम पर हम बहुत ही तेज़ तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, जिसके इन्वायरमेंट पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, अपने डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिकली अफेक्ट भी करते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में यहाँ पर फोकस बनाने लगती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब ये बात उठती है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो इन सभी को केटर करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जो कि ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करे, साथ ही साथ उनके इन्वायरमेंट पर बहुत ही कम इम्पैक्ट हो। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में आज यहाँ पर फोकस में आ रही हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी एक अर्जेंसी भी देखी जा रही है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर ही डिपेंडेंट है। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर अर्जेंसी दिखाई जा रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए थ्रू अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उन्हें एक तरीके से इन्वायरमेंटली हीलिंग टेक्नोलॉजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं, जो कि अर्थ को या पूरे प्लेनेट को टाइम देते हैं अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है ह्यूमंस के द्वारा, उसको ये मिनिमाइज भी कर देती है। तो ये होती है बात यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की। तो यहाँ पर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है क्या। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल साइंसेस और टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से हम आज अपने डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट पर होने वाले एडवर्स इफेक्ट को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की माने तो ग्रीन टेक्नोलॉजी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास पोटेंशियल है, ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकें एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। एजेंडा 21 में ग्रीन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये सब यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो आगे अगर हम बात करें ग्रीन टेक्नोलॉजी की फील्ड की, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग ग्रुप है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी का अगर हमें यूज़ करना है तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना पड़ेगा। ऐसे हमें मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी मैनेजमेंट टूल्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हम करते हैं उसको कहीं ना कहीं ऑडिट किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, विंड पावर का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो ये सब हुआ। सेकंड आती है हमारे पास कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है? तो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक तो हो गई हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के रिलेटिवली ट्रेडिशनल जो पुराने समय से चलती आ रही है, और आज की हो गई कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो भी नया आउटपुट निकलता है हम उसे कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी मानते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सब होता है हमारे पास कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो जो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमें ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि हमें नैनो टेक्नोलॉजी सुनने को मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी हमें सुनने को मिल रही है। तो ये सभी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के पार्ट हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका यूज़ करके कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब हो गया हमारा कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी यहाँ पर इंक्रीज़ देख सकते हैं, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यहाँ पर है हाई एफिशिएंसी एनर्जी एंड रिसोर्स यूज। तो हमें अगर किसी भी कंट्री का पैरामीटर देखना हो कि कंट्री कितना डेवलप कर रही है, तो सबसे पहला जो हम पैरामीटर देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो एनर्जी कितनी यूज़ कर रही है। एनर्जी एक बहुत ही बड़ा डिटर्मिनेंट होता है किसी भी नेशन की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पर जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइप की एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। तो इसी से बचने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एफिशिएंट एनर्जी को यहाँ पर अचीव करने में हमें काम में ला सकते हैं बाय अ रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टू जनरेट द सेम इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। मतलब हम एनर्जी का कम यूज़ करेंगे पर प्रोडक्ट वही आएगा। तो ये सब यहाँ पर हाई एफिशिएंसी एनर्जी में देखने को मिलता है थ्रू दी ग्रीन टेक्नोलॉजीज। कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज में है क्या कि हम एनर्जी का कम से कम यूज़ करेंगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आता है ग्रीन टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद अगर हम देखें तो एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजी ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं जो कि हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे भी यहाँ पर पेस मिलती है विदाउट नेसेसरली इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन को इंक्रीज किए बिना वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम आउटपुट को हम यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर ला सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो ये सब पहली इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है। सेकंड आता है लो कॉस्ट। ग्रीन टेक्नोलॉजीज लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं क्योंकि सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। जैसे कि इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स चाहिए, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? बस हमें क्या करना है, सोलर पैनल लगाना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि सन की रेज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इससे होता है क्या कि मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से लो कॉस्ट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी है जहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर हम कुछ एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो ये सब आता है लो कॉस्ट में। थर्ड आता है हमारे पास नॉन जनरेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले हमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करनी पड़ेगी। अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें तो सर्दियों में हमारे पास फॉग आता है, ठीक है? वो पॉल्यूटेंट तो नहीं होता पर एक तरीके से हम उसे मान सकते हैं। अब स्पेशली दिल्ली वगैरह में होता क्या है कि वहाँ पर दिवाली के बाद से ही जो पराली जलाने वाले लोग होते हैं, किसान जो होते हैं, वो अपनी पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से धुआं निकलता है। अब धुआं और फॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग वहाँ पर मिलकर यहाँ पर स्मोक बना देते हैं जो कि एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। मतलब दो पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब यहाँ पर बताया जाता है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं इन एटमॉस्फेयर के लिए और साथ ही साथ ह्यूमन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जो इस प्लैनेट पर रहते हैं। अब जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हम डायरेक्टली कहीं से भी नहीं निकालते, जैसे कि रिसोर्स, जैसे कि ये व्हीकल्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, यहाँ से सिर्फ प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही यहाँ पर काम चलता है। पर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं दूसरे टाइप्स के, वो इनके साथ मिलकर एक नए तरीके का पॉल्यूटेंट बना देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसी फिनोमिना को बचने के लिए यहाँ पर हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? जिससे कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें उसकी जैसे कोई भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ना निकले। क्योंकि आज के टाइम पर स्मोक बहुत बड़ा यहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन सभी में
ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके इंटरेक्शन के साथ यहाँ पर स्मोक बनता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रह जाती है। तो इन सभी का यहाँ पर जो तोड़ है वो ये है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इन सभी से बचने के लिए। फोर्थ आता है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और मटेरियल्स। अब हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का सीधा साधा सिंपल मतलब यही निकलता है कि ये नेचर को बचाने के लिए काम करती है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं और कभी भी डिप्लीट नहीं होते। तो इस सभी को यहाँ पर केटर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आज के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि अभी तक नेचुरल रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इन सभी को केटर करने के लिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है हम उसको यहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं ताकि हम रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है जो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बनकर आ रहा है, ठीक है, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंटर भी कर सकते हैं थ्रू जीरो कार्बन एमिशंस। फिफ्थ आता है हमारे पास बेनिफिशियल टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो इकोसिस्टम के लिए तो फायदेमंद है ही क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करती है। सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंटली फ्रेंडली यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसको रिप्लेनिश होने का भी टाइम मिलता है। इकोसिस्टम की जो भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर स्मूथली रन करने लगती हैं थ्रू दी ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो ये सब इसमें हमें बताया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर बहुत ही बड़ा एक एमर्जिंग इशू बन रहा है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी के कितने तरीके के कैटेगरीज होते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप आता है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजीज। अब ये इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो इसलिए यूज़ की जाती हैं कि जो भी कंडीशन है इन्वायरमेंट की हम उनको ट्रैक कर सकें कि कितना पॉल्यूशन है, कितना सॉइल पॉल्यूशन है, कितना वाटर पॉल्यूशन है। तो एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, इंक्लूडिंग द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल्स ऑफ हार्मफुल नेचर। तो इन सभी से जो भी हार्मफुल नेचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसानों द्वारा यहाँ पर छोड़े जाते हैं नेचर में, और कुछ नेचुरल टाइप्स के भी जो पॉल्यूटेंट्स नेचर छोड़ता है उसके यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है थ्रू दी मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजीज। सेकंड आता है प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज। अब प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज आर अप्लाइड टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटली हैजार्डियस सब्सटेंसेस। इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंटली हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज करें, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल हैजार्डियस सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। अब इन टेक्नोलॉजीज की मदद से इनको यहाँ पर मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है ताकि जो इन्वायरमेंट है उस पर डैमेज कम से कम हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल टेक्नोलॉजीज। अब कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में होता क्या है कि जो भी हैजार्डियस सब्सटेंसेस ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं उनको नेचर में छोड़े जाने से पहले ही हम हार्मलेस बना दें, ठीक है, उनका एक ऐसा ट्रीटमेंट कर दें, उनको ऐसे ट्रीट करें जिसकी वजह से जो भी हैजार्डियस वहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उस वेस्ट में से वो सब हम निकाल लें या उनको हम फिल्टर आउट कर लें, जिसकी वजह से वो हार्ड हैजार्डियस सब्सटेंसेज जो हैं वो इन्वायरमेंट में जाकर उसको पॉल्यूट ना कर सकें। इस तरीके की जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं वो हम लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में होता है कि गंदा पानी छोड़ा जाता है जिसमें केमिकल वगैरह सब कुछ मिला होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर हम किसी भी वाटर बॉडी में उस गंदे पानी को छोड़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ छोड़ें, मतलब उसमें जो भी केमिकल वगैरह हैं हम उनको पहले उसको फिल्टर आउट कर लें और उसके बाद हम कहीं भी उसको डंप कर सकते हैं। तो ये सब आता है हमारे पास कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में। फिर लास्ट में हमारे पास आती है रिमीडिएशन एंड रेस्टोरेरियन टेक्नोलॉजीज। अब इन टेक्नोलॉजीज का ये एम होता है कि जो इन्वायरमेंट है जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उसे डैमेज हुआ है उसको हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव करें, मतलब जिस भी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट में डैमेज हुआ है हम उसको रिस्टोर करें, हम उनमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करें ताकि जो इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें
और जो भी डिग्रेड हुआ है उसे हम नेचुरली यहाँ पर सही कर सकें। तो ये सब इन टेक्नोलॉजीज में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज का अगर हम देखें तो हेल्थ एंड सैनिटेशन में भी इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। विद टाइम जो क्वालिटी ऑफ एयर है, वाटर है, लैंड है, वो सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, डेटेरेट हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी गिरती जा रही है, मेनली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पॉपुलेशन ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड वे में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अनस्किल्ड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं बहुत ही बड़े स्केल पे। तो इस सभी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का हेल्थ एंड सैनिटेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए। अराउंड 32% यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया गया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 32%, मतलब जो 2.4 बिलियन पीपल हैं, वो अभी भी उनको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मतलब उनको साफ सफाई नहीं मिलती, उनके जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको अनट्रीटेड यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियां हो जाती हैं, मरते हैं। तो ये सब यहाँ पर हमें कुछ फैक्चुअल डेटा बताया गया है जो हम आंसर में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 2.4 बिलियन पीपल को यहाँ पर अभी तक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। 663 मिलियन पीपल कुछ ऐसे भी हैं जो कि अनट्रीटेड ड्रिंकिंग सोर्सेज से पानी पीते हैं, इनएडिक्वेट एक्सेस उन्हें मिला हुआ है, ठीक है, वाटर का। सैनिटेशन सर्विसेज यहाँ पर ना के बराबर हैं, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर वो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 5 साल की उम्र से पहले ही हर दिन यहाँ पर मरते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम देखें तो WHO हेल्थ को क्या मानता है? WHO मानता है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहां पर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो किसी भी ह्यूमन का, बिना किसी डिजीज के। तो ये सब WHO का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि WHO हेल्थ के बारे में जानता क्या है। उसके बाद अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेज से हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन हम देख सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज अपने केमिकल प्रोडक्ट्स को वाटर बॉडीज में डालती हैं, वो वाटर बॉडीज में जो भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो तो मरते ही हैं, साथ ही साथ उन वाटर बॉडीज से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने वाले जो भी ह्यूमंस होते हैं वो भी, उनको बीमारियां हो जाती हैं और वो भी कहीं ना कहीं मर जाते हैं। एयर पॉल्यूशन बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से ये होता किसकी वजह से कि नेचुरल जो एमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। अब इन सभी से होता क्या है कि इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इन सभी को केटर करने के लिए हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों और इस कैपेबल हों कि वो पॉल्यूटेंट्स को वाटर और साथ ही साथ एयर से भी यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकें, यहाँ पर रिमूव कर सकें, जिससे कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर सेफ्टी मिल सके। ग्रीन केमिकल्स आर इंपॉर्टेंट इन मैनी ग्रीन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ग्रीन केमिकल्स की बात भी की जाती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स को जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एम होता है कि वो जो भी टॉक्सिक पॉल्यूटिंग केमिकल्स हैं उनके रिस्क को यहाँ पर कम कर दिया जाए, ठीक है। जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रीन केमिकल्स का यूज़ करके हम उनकी टॉक्सिसिटी को यहाँ पर कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल हार्म है उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं थ्रू दी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। तो आज के समय पर देखें तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एफिशिएंटली यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, थ्रू दी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजीज की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड फूड सिक्योरिटी। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज का फूड सिक्योरिटी से क्या क्या लेना देना है वो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो फेमिन और जो हंगर है वो बहुत ही बड़े यहाँ पर कैटेस्ट्रॉफ माने जाते हैं ह्यूमन काइंड के लिए थ्रू आउट द हिस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ऐसा हमें पार्ट सुनने को मिलता है कि एक ऐसा दौर आया जहाँ पर भुखमरी हुई और लोग मर गए। कोई ऐसा यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से सारी जो ह्यूमैनिटी थी वो खत्म हो गई।
तो ये सब कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में सुनने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के टाइम पर जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, जो भी पैटर्न्स हम ले रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। फूड सिक्योरिटी आज के टाइम पर एक मेन इशू बन रहा है ऑन द ग्लोबल एजेंडा। और यहाँ पर फिर से हमें कोई फैक्चुअल डेटा बताया गया कि नियरली 1 बिलियन जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड, वो वहाँ पर अनसफिशेंट कैलोरीज की वजह से सफ़र करते हैं। मतलब उन्हें प्रॉपर तरीके की मील नहीं मिल पाती, मतलब उन्हें सही तरीके का खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मेल नरिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिलियन लोग जो ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट कैलोरीज तो हैं, पर इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिनसे उनका पेट तो भर रहा है, पर उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और 2.5 बिलियन कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कुछ हद से ज़्यादा ही खा रहे हैं। ठीक है, जिनमें भी यहाँ पर इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। तो इस सभी की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको ग्लोबल एजेंडा बनाने की कोशिश की जाती है। अब इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज का क्या रोल रहता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज में अगर हम बायोटिक और एबायोटिक तरीके से हम क्रॉपिंग पैटर्न में इनको यूज़ करें, तो हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो पोटेंशियली इंक्रीज हो सकती है। और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशन से स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग, इन सभी इनोवेशंस की वजह से जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में झेली जा रही हैं फूड एक्सेसिबिलिटी की, हम उनको यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की वजह से हम यहाँ पर इसको एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर होता क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाटर का ओवर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। ठीक है, और नए नए मेथड्स हम ला रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ दूसरे फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर डिप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज की वजह से हम इनको भी यहाँ पर सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो यही सब है इस पूरे यूनिट में। तो थैंक यू सो मच।